हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वेदांत क्लासेस पर स्वागत करता हूं और हम अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है हमारा, आज हम चर्चा करने वाले हैं संसदीय व्यवस्था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संसदीय व्यवस्था। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि हमने संसदीय व्यवस्था को किस देश से अपनाया हुआ है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था बनाने के क्या कारण हैं, संसदीय व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। और यदि जैसे हमने संसदीय व्यवस्था को अपना ब्रिटेन से लिया हुआ है, तो यहाँ की संसदीय व्यवस्था और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में कोई अंतर है या सेम ही है, इस बारे में आज हम पूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि संसदीय व्यवस्था के बारे में की पूर्ण जानकारी समझते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं संसदीय व्यवस्था की। ठीक है, और संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें चीज याद रखनी है कि संसदीय व्यवस्था का हमारे यहाँ दोनों में, जैसे केंद्र और राज्य दोनों के लिए संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। मतलब केंद्र में भी संसदीय व्यवस्था होगी और राज्य में भी संसदीय व्यवस्था होगी। अब केंद्र के लिए केंद्र, राज्य, तो केंद्र के लिए संसदीय व्यवस्था का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 इनमें किया गया है। और राज्य के लिए संसदीय व्यवस्था का उल्लेख आर्टिकल 163 और 164 में किया गया है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि संसदीय व्यवस्था होती क्या है, आखिर संसदीय व्यवस्था होती क्या है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि संसदीय व्यवस्था क्या होती है। तो देखिए, संसदीय व्यवस्था एक शासन की प्रकार है, मतलब शासन पद्धति की एक प्रकार है, जिसमें जो हमारी कार्यपालिका होती है, जिसे आप सरकार कहते हैं, वह विधायिका यानी संसद के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है, मतलब संसद के प्रति पूर्ण रूप से जवाबदार होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, संसदीय व्यवस्था कहते हैं। और इसके विपरीत एक होती है अध्यक्षात्मक शासन, जो कि जैसे एक होती है हमारी क्या, अध्यक्षात्मक शासन। तो उसमें अध्यक्षात्मक शासन में क्या होता है कि उसमें कि जो राष्ट्रपति होता है वह किसी भी प्रकार का अपने मेंबर के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो यही अब हमें समझना है कि संसदीय व्यवस्था क्या होती है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या होती है, इसमें किस प्रकार का अंतर है। जी, तो अब हम समझते हैं कि संसदीय व्यवस्था, तो संसदीय व्यवस्था क्या होती है उसको हम समझते हैं। तो संसदीय व्यवस्था में आपकी जो कार्यपालिका होती है, यानी कार्यपालिका, यानी इसे कहते हैं हम क्या, सरकार, यह किसके, विधायिका यानी संसद के प्रति पूर्ण रूप से क्या होती है, जवाबदेह होती है, जवाबदेह। जबकि एक जो इसके जो विपरीत होती है अध्यक्षात्मक सरकार, इसमें क्या होता है, इसमें विधायिका यानी कार्यपालिका यानी सरकार विधायिका के प्रति किसी भी प्रकार की जवाबदेह नहीं होती है। ठीक है, अब कार्यपालक, इसको जो संसदीय सरकार को है, इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे जैसे
कैबिनेट सरकार, ठीक है, कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार अथवा सरकार का बेस्ट वेस्टमिंस्टर, वेस्टमिंस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपके संसदीय सरकार के नाम है, कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार और वेस्टमिंस्टर सरकार का वेस्टमिंस्टर। और जैसे हमारी संसदीय सरकार है जो ब्रिटेन, भारत, जापान और कनाडा, इन देशों में क्या है, संसदीय सरकार पाई जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अध्यक्षात्मक सरकार, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि अध्यक्षात्मक सरकार, तो देखते हैं कि अध्यक्षात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार को गैर उत्तरदायी सरकार कहा जाता है, मतलब गैर उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। और जो आपकी अध्यक्षात्मक सरकार है वह है आपके अमेरिका में, रूस में, श्रीलंका में, अमेरिका, रूस, श्रीलंका, श्रीलंका आदि देशों में क्या है, अध्यक्षात्मक सरकार पाई जाती है। अब एक राजनीतिज्ञ हुए हैं, एक राजनीतिज्ञ हुए हैं आइवर जेनिंग्स। कौन? आइवर जेनिंग्स। इन्होंने संसदीय सरकार को क्या कहा है, कैबिनेट सरकार कहा है, मतलब संसदीय सरकार को इन्होंने, संसदीय सरकार को इन्होंने कैबिनेट सरकार, कैबिनेट सरकार कहा है, ठीक है। और इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि संसदीय सरकार में जो शक्ति का केंद्र होता है वो कौन होती है, आपकी कैबिनेट होती है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार कहा है। अब हमें पढ़ना है कि संसदीय सरकार की विशेषताएं। तो अब हम देखते हैं कि संसदीय सरकार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। जी, तो अब हमें पढ़ना है संसदीय सरकार की क्या विशेषताएं। ये इतनी प्रकार की विशेषताएं हैं जिसे मैं आपको एक एक करके समझाते चलूंगा, तो समझते चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़नी है नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। देखिए, सबसे पहले संसदीय सरकार की जो पहली विशेषता होती है वह होती है नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। एक होती है नामिक कार्यपालिका, जिसके नाम से शासन चलाया जाता है उसे कहते हैं नामिक, और जिनका नाम नहीं होता है लेकिन काम मुख्य रूप से वही करते हैं उनको कहा जाता है वास्तविक कार्यपालिका। मतलब कि हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति के नाम से शासन किया जाता है इंडिया में, तो राष्ट्रपति होगा नामिक, और जो केंद्र सरकार है, जो सरकार मेन काम करती है, वह होगी कौन, वास्तविक कार्यपालिका। तो संसदीय व्यवस्था में हमारे संविधान में आर्टिकल
74 आर्टिकल 74 कहता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए परामर्श देगी और राष्ट्रपति इस प्रकार के परामर्श को मानने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। ठीक है, तो यह हमें यह दर्शाता है कि हमारे यहाँ नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका है जो संसदीय व्यवस्था का एक क्या है, गुण है। फिर इसके बाद हमें दूसरी विशेषता देखते हैं। तो दूसरी विशेषता है बहुमत दल प्राप्त का शासन। देखिए संसदीय व्यवस्था में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी दल का शासन होता है। ठीक है, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में क्या करता है, नियुक्त करता है। और यदि जैसे मान लीजिए कि किसी दल को स्पष्ट बहुमत जैसे प्राप्त नहीं हो पाता है तो राष्ट्रपति फिर दो दलों को मिलाकर के, मतलब राष्ट्रपति कहता है कि आप दो दल मिल जाइए और उन दोनों में से फिर किसी एक दल के नेता को क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो ऐसा होता है कि बहुमत दल प्राप्त का शासन। फिर तीसरी जो आपको देखनी है, जो तीसरी विशेषता है वह है सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय व्यवस्था में देखिए किसी एक का उत्तरदायित्व नहीं होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। वो जैसे मंत्री, सभी मंत्री प्लस प्रधानमंत्री, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है तथा सभी का जो मंत्री होते हैं वो अपने विभागों में काम करते हुए सामूहिक उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हैं, मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व उनका होता है। फिर होता है कि राजनीतिक एकरूपता। देखिए अब जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी दल के सदस्य मंत्री बनते हैं। ठीक है, तो उनकी राजनीतिक एक रूपता होती है, मतलब जो संसद के जैसे जो मंत्री बनते हैं या संसद के जो सदस्य होते हैं वो एक ही दल से होते हैं, तो उनमें राजनीतिक एक रूपता पाई जाती है और एक ही दल के होने के कारण उनके विचारों में भी क्या होती है, समानता होती है। तो उनके विचारों में भी क्या होती है, समानता होती है। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट विशेषता देखनी है कि दोहरी सदस्यता। इसमें क्या होता है कि जो जैसे जो विधायिका के सदस्य होते हैं वही कैबिनेट के भी मंत्री बनते हैं, मतलब कैबिनेट के वही मंत्री बनते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं। तो यह दोहरी सदस्यता हो गई, जिसमें जैसे एक आप विधायिका के सदस्य हैं, ठीक है, विधायिका और प्लस एक कैबिनेट के सदस्य या मंत्री हो गए आप। तो ठीक है, ये क्या हो गई, दोहरी सदस्यता हो गई। फिर इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट विशेषता है वह है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। देखिए प्रधानमंत्री उस राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो बहुमत दल प्राप्त का क्या होता है, नेता होता है। तो प्रधानमंत्री बहुमत दल प्राप्त का नेता होता है, तो उसी के नेतृत्व में पूरा दल काम करता है और जो संसद की कार्यवाही होती है जैसे बहुमत प्राप्त दल की वह और कैबिनेट की जो कार्यवाही होती है वह प्रधानमंत्री के ही नेतृत्व में होती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व ये आपकी विशेषता हो गई। फिर निचले सदन का विघटन। लोकसभा हमारे यहाँ जो कि निचला सदन है, तो यदि प्रधानमंत्री चाहे, कौन, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री यदि चाहे तो वह कार्यकाल पूरा होने के पहले भी राष्ट्रपति को लोकसभा को क्या विघटित करने का परामर्श दे सकता है। और यदि प्रधानमंत्री परामर्श देता है तो राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही लोकसभा का क्या करना पड़ेगा, विघटन करना पड़ेगा। तो ये आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, क्लियर है। और फिर इसके बाद है जो हमारी अगली हेडिंग है वह है गोपनीयता। ठीक है, जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं वो गोपनीयता के साथ अपने अपने विभागों में काम करते हैं, मतलब उनके जो हम कह सकते हैं कि कार्य हैं उनके बारे में किसी को आमतौर पर पता नहीं चलता है, वही बाद में अपने स्पष्ट तौर पर बताते हैं। तो यह आपको याद रखना है कि मंत्री जो है वो गोपनीयता के साथ क्या करते हैं, काम
करते हैं। तो यह है हमारी संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं, और गुण भी यही माने जाएंगे, मतलब कि एक आध दो को छोड़कर यही सब गुण भी इसके माने जाएंगे। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, संसदीय व्यवस्था के दोष, और आपकी जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था की भी यहाँ पर क्या की गई है, विशेषताएं दी गई हैं। लेकिन हमारे चूंकि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, तो हमें इसलिए अध्यक्षात्मक विशेषताओं को पढ़ने की कोई आवश्यकता ज्यादा नहीं है। तो अब हमें पढ़ना है कि संसदीय विशेषताओं के दोष। तो चलिए देखते हैं। जी, तो अब हमें पढ़ना है कि संसदीय व्यवस्था के दोष, कि मतलब संसदीय व्यवस्था में गुण तो हमने जैसे पढ़ लिए, विशेषताएं पढ़ ली, अब संसदीय व्यवस्था के दोष कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो दोष है वह है अस्थिर सरकार। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में क्या है, सबसे पहले जो दोष है वह है अस्थिर सरकार। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, तो देखिए अस्थिर सरकार से मतलब है कि संसद में सरकार तब तक अपने काम पर रह सकती है जब तक कि उसे क्या हो, संसद में क्या हो, बहुमत प्राप्त हो। जैसे जो संसद के जो सदस्य होते हैं वह सरकार की स्थिरता को इस बात पर निर्भर करते हैं, ठीक है, कि जब तक कि सरकार को संसद में क्या हो, बहुमत प्राप्त हो। जिस दिन सरकार में बहुमत को जो समाप्त हो जाता है, उसी दिन सरकार क्या हो जाती है, एक अविश्वास प्रस्ताव आता है, जिसके कारण सरकार गिर जाती है। तो सरकार की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली जो दोष हो गया वह एक ये हो गया। फिर होता है कि फिर दूसरा जो दोष है वह है नीतियों की निश्चितता का अभाव। अब क्योंकि सरकार की संसदीय व्यवस्था में क्या है, अस्थिरता है, सरकार कभी भी जा सकती है, तो जो नीतियां हैं उनकी निश्चितता का इसमें क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। जैसे किसी भी सरकार ने जब सरकार का गठन हुआ तो उसने कोई नीति लागू की, ठीक है, लेकिन बीच में ही सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो वह सरकार चली गई। तो इस कारण से जो नई सरकार आएगी वह क्या करेगी, फिर से नई नीतियां बनाएगी। तो इस कारण से नीतियों की जो निश्चितता है वह बहुत ही कम पाई जाती है। मतलब कि निश्चित तभी पूरी हो पाती है जब सरकार पूरी आराम से अपने कार्यकाल में बनी रहे। ठीक है, तो नीतियों की निश्चितता का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। फिर ठीक है, फिर जो तीसरा दोष है वह है मंत्रिमंडल की निरंकुशता। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में यदि सरकार अपने पूर्ण बहुमत से है, मतलब कि सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त है, तो जो मंत्रिमंडल होती है, कैबिनेट स्तर की मंत्रिमंडल होती है, वह क्या हो जाती है, निरंकुश हो जाती है। उस पर मतलब किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग भरपूर तरीके से करती है। इसलिए जो हमारे एक राजनीतिज्ञ हुए हैं H.G. लास्की, इन्होंने कहा है कि संसदीय व्यवस्था कैबिनेट संस्था होती है, यानी कैबिनेट मंत्री होती हैं, उनको निरंकुश बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मतलब निरंकुश बनाने में इनके महत्वपूर्ण योगदान देती है। मतलब कि यदि सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त है तो वो अपने बहुमत के दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है जो चौथा इसका दोष है वह है कि शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो आपके संसद के सदस्य होते हैं वही तो कैबिनेट के मंत्री होते हैं। ठीक है, तो उनके पास ही शक्तियां होती हैं और शक्ति का पृथक्करण किसी भी प्रकार से नहीं होता है। ठीक है, शक्ति का पृथक्करण किसी प्रकार से नहीं होता है। और इसी प्रकार हमारे एक राजनीतिज्ञ हुए हैं बेघाट, जिन्होंने कहा है कि संसदीय व्यवस्था है वह जैसे विधायिका प्लस कौन, कार्यपालिका।
विधायिका प्लस कार्यपालिका यानी संसद और सरकार, इनको क्या करती है, एक हाईकून की तरह जोड़ के रखती है, हाईकून की तरह क्या करती है, जोड़कर रखती है। तो ये इन्होंने कहा है, ठीक है। फिर इसकी वो जो लास्ट दोष है वह है अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। तो संसदीय व्यवस्था की ये एक दोष ये है कि सरकार का संचालन जो है वह कुशल एवं शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा मतलब आमतौर पर नहीं किया जाता है, क्योंकि यह लोग तो जो सरकार जो संसद के सदस्य होते हैं वो तो जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, उनका मतलब ऐसा कोई शिक्षा के लिए बाध्यकारी नहीं है कि मतलब उन्हें पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, तो वो तो जनता के द्वारा चुने आते हैं। इसलिए कोई भी जब जनता किसी को भी चुन लेती है तो वह क्या करती है, वह क्या कर सकते हैं, संसद सदस्य के रूप में आ सकते हैं। तो यह है संसदीय व्यवस्था के दोष। अब हमें पढ़ना है कि संसदीय आखिर हमने संसदीय व्यवस्था को ही क्यों अपनाया, मतलब भारत में है जो संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को ही क्यों अपनाया। हम अध्यक्षात्मक शासन भी अपना सकते थे, ठीक है, और भी शासन की जो पद्धतियां हैं हम उन्हें भी अपना सकते हैं, लेकिन हमने संसदीय व्यवस्था को ही क्यों अपनाया, इसको हम 2-3-4 पॉइंटों से समझेंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने संसदीय व्यवस्था को क्यों अपनाया है। तो चलिए देखते हैं। जी, तो अब हम देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था के अपनाने के क्या कारण थे, कि मतलब हमने अपने देश में संसदीय व्यवस्था को ही क्यों अपनाया है। तो सबसे पहले जो कारण है वह है व्यवस्था से निकटता। देखिए हमारे यहाँ पिछले मतलब जब हम स्वतंत्र हुए थे देश 1947 में, उसके 200 साल पहले से भारत में ब्रिटिश का आगमन हो गया था, ठीक है। और चूंकि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था थी तो उनके द्वारा जब आए थे उन्होंने तब तो काम प्रारंभ नहीं किया, लेकिन जब वो जाने लगे उससे जस्ट 30 या 40 साल पहले, ठीक है, उन्होंने भारत के पक्ष में कुछ काम किए, मतलब भारत के पक्ष में कुछ राजनीतिक काम किए। तो उन्होंने वह काम किसके रूप में, किसके जैसे संसदीय व्यवस्था के स्तर पर किए। तो चूंकि हम मतलब व्यवस्था से निकटता मतलब हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था का स्वरूप 30 या 40 वर्ष पहले से ही चला आ रहा था, तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि लोग इसी व्यवस्था को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, तो इस व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए जिससे लोगों को, भारत की जनता को कानूनों को समझने में किसी भी प्रकार की क्या हो, समस्या ना हो। तो पहला तो कारण ये हो गया, ठीक है। फिर दूसरा कारण है कि विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य टकराव को रोकना। हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने सोचा कि अगर हम संसदीय शासन प्रणाली है उसे नहीं अपनाते हैं तो विधायिका एवं कार्यपालिका के पास अलग अलग शक्तियां होंगी, ठीक है, जैसे अमेरिका में होता है कि विधायिका एवं कार्यपालिका के पास अलग अलग शक्तियां होंगी, और यदि जब अलग अलग शक्तियां होंगी तो दोनों में क्या हो सकता है, टकरार की स्थिति बन सकती है। विधायिका कहेगी कि हमें अपनी शक्तियों के द्वारा काम करना है और कार्यपालिका कहेगी कि हमें अपनी शक्तियों के द्वारा क्या करना है, काम करना है। तो दोनों में टकराव की स्थिति बन सकती है, या मतलब निश्चित तौर पर ही हम कहेंगे कि बनेगी। तो उन्होंने वो चाहते थे कि विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य किसी भी प्रकार का टकराव ना हो, इसलिए उन्होंने संसदीय व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि यदि टकराव नहीं होगा तभी देश का विकास हो पाएगा। तो दूसरा जो कारण है वह ये हो गया कि विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य टकराव। अब तीसरा जो कारण है कि भारतीय समाज की प्रगति। ये जो भारत देश है हमारा वह अनेक भाषाओं वाला, अनेक संस्कृतियों वाला, अनेक बोलियों वाला, अनेक समाजों वाला देश है, ठीक है। भारत में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक लेकर कई भाषाएं बोली जाती हैं, कई प्रकार के क्रियाकलाप हैं, कई प्रकार के समाज हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या, संविधान के जो निर्माताओं ने सोचा, उन्होंने कहा कि यदि हम संसदीय व्यवस्था को अपनाएंगे तो जो संसद के सदस्य हैं वह भारत के हर क्षेत्र से आ पाएंगे, मतलब
कि हर क्षेत्र से आ पाएंगे, और यदि जो संसद के सदस्य हैं वो जिस क्षेत्र से आएंगे वह अपने क्षेत्र की संस्कृति, समाज और भाषा आदि का सभी का ध्यान रखेंगे। तो जिससे क्या होगा, लोगों के बीच मतभेद कम होंगे और क्या हो पाएगा, अखंड भारत का निर्माण हो पाएगा। अखंड भारत के क्या हो पाएगा, निर्माण हो पाएगा। तो इस कारण से उन्होंने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। अब हमें इसके बाद जो देखना है कि चूंकि हमने संसदीय व्यवस्था को कहां से, ब्रिटेन से अपनाया है, तो हमें अब ये देखना है कि जो संसदीय व्यवस्था को हमने ब्रिटेन से अपनाया है, तो हमने जो ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था लागू है उसको सीधे ही अपने भारत में रख दिया है, या मतलब थोड़ी बहुत उसमें कुछ अंतर है। इसके बाद आपका यह चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अब हमें देखना है यही कि जो हमने ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था अपनाई है उसमें और भारत की संसदीय व्यवस्था में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जी, तो अब हम पढ़ते हैं कि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वह ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से किस प्रकार से क्या है, अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें पढ़ना है यही। ठीक है, तो दोनों में अंतर देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, भारत में है जो वह है कि भारत में गणतंत्रात्मक पद्धति को अपनाया गया है। मतलब गणतंत्रात्मक पद्धति को अपनाया गया है मतलब कि देश का जो प्रमुख है, जैसे राष्ट्रपति जो देश का, भारत देश का प्रमुख है, वह निर्वाचित होगा, ना कि नामांकित नहीं होगा या वंशानुगत नहीं होगा। तो इसे हम देख लेते हैं। जी, तो हम चल रहे थे कि जो हमारे यहाँ का राष्ट्रपति होता है वह क्या होता है, निर्वाचित होता है, उसका निर्वाचन होता है। और जबकि ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक पद्धति है। कैसी पद्धति है, राजतंत्रात्मक, यानी वहां का जो राजा होता है वह वंशानुगत आधार पर एक ही परिवार के लोगों को वंश के आधार पर राजा बनाया जाता है। मतलब कि जैसे एक राजा हुआ, फिर उसका जो लड़का होगा वह राजा होगा। ठीक है, तो ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्रात्मक पद्धति है और हमारे यहाँ गणतंत्रात्मक पद्धति है। ठीक है, फिर दूसरा जो अंतर है वह है संसद संप्रभुत्व। एक मिनट, यहां पर ये थोड़ी गलत लिख गया है। एक मिनट रुकना आप थोड़ी। जी, तो अब हमें पढ़ना है कि भारतीय और ब्रिटिश मॉडल, मतलब ब्रिटिश की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें किस प्रकार का अंतर है, मतलब कि किस प्रकार का अंतर है। तो हम देखते हैं कि भारत में जो है वहां पर भारत में गणतंत्रात्मक पद्धति को अपनाया गया है, जबकि ब्रिटेन में कहा क्या, राजतंत्रात्मक पद्धति को अपनाया गया है। मतलब गणतंत्रात्मक पद्धति से आप जो मतलब है कि वह है कि जो भारत का प्रमुख होगा, जैसे राष्ट्रपति है, वह क्या होगा, निर्वाचित होगा, उसका निर्वाचन होगा। ठीक है, और वह निर्वाचित होगा मतलब उसका चुनाव होगा, चुनाव के द्वारा ही उसे भारत का राष्ट्रपति बनाया जाएगा। जबकि ब्रिटेन में जो व्यवस्था है वह राजतंत्रात्मक है, यानी ब्रिटेन का जो राजा होता है वह किसी एक ही प्रकार से, एक ही परिवार से, शाही परिवार से संबंधित होता है। जैसे एक जो आज राजा है उसका लड़का फिर उसके बाद राजा बनेगा, फिर उसका लड़का उसके बाद राजा बनेगा। तो इस प्रकार यह क्या है, राजतंत्रात्मक है, जो वंश के आधार पर है। फिर इसके बाद जो भारत में व्यवस्था है कि इसमें संसद की संप्रभुता नहीं है। मतलब संसद क्या है, हम अपने यहाँ सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ लिखित संविधान है, मूल मौलिक अधिकार है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है, ये सभी प्रावधान है। इस कारण से हमारे यहाँ क्या है, संसद संप्रभु नहीं है, मतलब संसद सर्वोच्च नहीं है। और जो दूसरी तरफ ब्रिटेन में क्या है, संसद सर्वोच्च, यानी संसद पर किसी भी प्रकार का कोई भी अंकुश ब्रिटेन में नहीं है, सर्वोच्च शक्ति संसद के पास ही है। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर तीसरे जो अंतर है वह है कि यहाँ पर भारत में जो प्रधानमंत्री है
वह किसी भी सदन का सदस्य हो तो वह प्रधानमंत्री बन सकता है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा। तो किसी भी सदन का सदस्य हो तो वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। और जबकि ब्रिटेन में क्या है, प्रधानमंत्री केवल वही व्यक्ति बन सकता है जो कि निचले सदन, कौन, हाउस ऑफ कॉमन का क्या होगा, सदस्य होगा, वही व्यक्ति केवल प्रधानमंत्री बन सकता है। फिर इसके बाद चौथा जो अंतर है वह है कि भारत में संसद सदस्य मंत्री तो बन ही सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है, परंतु उसे क्या करना पड़ेगा, 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता को क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर संसद सदस्य, कोई संसद का सदस्य भी कोई मंत्री बन सकता है और बिना संसद का सदस्य भी मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर क्या करना पड़ेगा, संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। जबकि ब्रिटेन में जो संसद के सदस्य होंगे केवल वही मंत्री बन सकते हैं और कोई मंत्री नहीं बन सकता है, तो केवल वही मंत्री बनेंगे जो संसद के सदस्य होंगे। फिर इसके बाद इसका जो लास्ट पॉइंट है वह है कि भारत में किसी भी प्रकार की छाया कैबिनेट नहीं है, जबकि ब्रिटेन में क्या है, छाया कैबिनेट है। छाया कैबिनेट क्या होती है, छाया कैबिनेट एक संस्था है जो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में विपक्ष के दल के द्वारा नियुक्त, मतलब विपक्ष के दल के द्वारा छाया कैबिनेट को बनाया जाता है, ठीक है, ताकि जो संसद है उसके जो सत्तारूढ़ दल है, संसद का जो सत्तारूढ़ दल है उसमें और विपक्ष में क्या बना रहे, सामंजस्य बनी रहे। क्योंकि यहाँ तो संसद सर्वोच्च है, तो यदि किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होगा तो वह अपने हिसाब से पूरे काम करेगी, चाहे वह सही हो या गलत हो। तो इस कारण से विपक्ष के द्वारा एक छाया कैबिनेट का निर्माण किया जाता है जो थोड़ी बहुत संसद के ऊपर क्या करता है, अपना नियंत्रण रखता है, ठीक है। तो यह मुख्य रूप से ब्रिटेन और भारत के जो संसदीय व्यवस्था है उसमें अंतर है। और यहीं पर हमारा जो आज का ये पूरा संसदीय व्यवस्था वाला लेक्चर समाप्त हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको लेक्चर आराम से समझ में आया होगा, और यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए और जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ जो मैं ऐसा इसलिए यहाँ पर कम लिखता हूं ताकि आप ऐसे ही नोट्स मतलब बनाइए, ठीक है, जिससे आपको जब आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपको उसे रिवाइज करने में जल्दी से जल्दी आप उसे रिवाइज कर सके। जैसे इसे आपको रिवाइज करना है तो गणतंत्र, राजतंत्र, ऐसा आप मेन जो बिंदु है वो याद रखेंगे तो आपको आसानी से जल्दी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो तब तक के लिए विधान क्लासेस के साथ कुछ क्या करिए, सीखते रहिए और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।